होगी आपको ये सुनिए। पहली बात क्या ये समझ में आ रहा है कि लिखा क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये लिखा क्या है एक बार समझ में आ रहा है? क्या है मैग्नीट्यूड? है तो इसका फॉर्मूला कुछ यूज करते थे हम लोग, लेकिन आप लोग जान रहे हैं, बस उसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। अगर मैं उसको ऐसे लिखता वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए और वेक्टर बी है और इन दोनों को ऐड करना है तो रिजल्टेंट आता है। रिजल्टेंट इनको हम लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ तो आई जे के फॉर्म में दिया हुआ तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, एक न्यूमेरिकल भी देखे थे लास्ट क्लास। और अगर ये इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर है, इस वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, तो मैग्नीट्यूड में अगर इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उसका साइन कन्वेंशन कुछ ऐसा है, ऐसे लिखते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अच्छा रिजल्टेंट है क्या, ये a प्लस b है, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं सिंपली r भी, नोटेशन, ठीक है ना। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का नोटेशन है। उसको फार्मूला में हम लोग क्या लिखते हैं अंदर रूप में, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मान लीजिए हमें a दिया हो और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड मान लीजिए हमें b दिया हो। सवाल है कि सर मैग्नीट्यूड निकालना पता है हम लोग, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? नहीं पता है, अभी आगे जब प्रोसेस में आएगा हम बताएंगे। ये मान लीजिए कि किसी भी वेक्टर के बाद उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन के लिए एरो वेक्टर बनाया गया है, डायरेक्शन बनाया गया है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे आगे बाद में वेक्टर में देखेंगे। तो अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है तो इसका फॉर्मूला a² + b² + 2ab cos t। ये फॉर्मूला देखे होंगे, ये फॉर्मूला देखे होंगे। इस फॉर्मूले में ये जो है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, ये जो है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है। उसके बाद जो थीटा है ये हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। जब भी हम वेक्टर्स का एडिशन करते हैं सबसे ज्यादा मेन रोल किसका होता है, थीटा का होता है। अगर आपको थीटा की जानकारी नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं, ठीक है। क्योंकि उनके पास डायरेक्शन है तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ एंगल बना रहे होंगे, तो थीटा का जानना जरूरी, ये इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एरर क्या होता है, यानी ये बेसिकली कुछ नहीं है, यही है और यही है और ये फॉर्मूला। जिसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हमें 10 दिया हुआ है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हमें 10 दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या होता है, देखने के बाद अगर आप समझ गए, समझने के बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही तो है, आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a² 10 का स्क्वायर प्लस b² 10 स्क्वायर प्लस 2 a into b 10 into 10 10 into 10। अब बात आती है cos थीटा। थीटा हमें क्या बताया, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, 60 जो दिख रहा है वही मार्क कर दो, 60 जो दिख रहा है वही मार्क कर दो, ऐसा नहीं है। शुरुआत के लेक्चर्स में आप देखिएगा, इसमें प्लेलिस्ट आप जाइएगा चैनल पे, प्लेलिस्ट में इस वेक्टर इसके अलग करके है 2024-25 में। इससे पहले 5 लेक्चर को ओपन करके देखिएगा। एक क्लास में बताया गया है कि सिर्फ एंगल कैसे फाइंड करते हैं। अगर दो वेक्टर दिया हुआ है आपके मन में सवाल ये भी हो सकता है ये वाला एंगल क्यों है, हाँ यही एंगल क्यों मार्क कर रहे हैं। तो जो थीटा हम लेते हैं ना वो बेसिकली दोनों वेक्टर को जब हम एडवांस करते हैं, एडवांस तो आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। अगर आप इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे तो ये होगा और ये वाला तो ये सेम मेंटेन रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं। जो ये एंगल होता है ना ये ओरिजिनल थीटा होता है, इसी को थीटा लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो थीटा फाइंड करने के लिए इसको जब आप लेक्चर देखेंगे तो जब दोनों वेक्टर को हम एडवांस करते हैं, आगे की तरफ मूव कराते हैं, ठीक है, और फिर उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको थीटा से, जैसे मान लीजिए वेक्टर हमारे पास ये है और वेक्टर भी हमारे पास ये, इन दोनों के बीच में जो थीटा हम लेंगे ये आप नहीं लेंगे, ये हमारा आप थीटा ये अज्यूम करते हैं तो गलत है, ये रॉन्ग है। तो थीटा भी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। आप क्या करेंगे, वेक्टर भी को आप कितना भी एडवांस कर लें ऊपर जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन वेक्टर को आप देखेंगे आप एडवांस करते हैं आगे की तरफ मूव करना होगा और यही एंगल हमारा थीटा है। तो थीटा आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और 60 पर आपने सॉल्व कर देता है सर, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी थीटा का कितना हो जाएगा, अगर ये 60 है कितना हो जाएगा, और सिंगल लाइन है तो हो जाएगा 120, टोटल होगा 180, इसमें से 60 बचा हुआ कितना 120, क्लियर। अब आते हैं इस फॉर्मूले को कर देते हो गया 120। अब नेक्स्ट आपसे रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, आपको पता होना चाहिए cos 120 की वैल्यू क्या होती है, याद है cos 120 की वैल्यू, एंगल निकालना पता है, देखते तो पढ़े होंगे।
जरा निकाल कर बताइए। एक अपना तरीका बताइए, बाकी मैं बताता हूँ। अगर आपको पता है 10th में आपने पढ़ा है वैसे कि ऐसा कोई डिग्री एंगल दिया हो cos 120 cos 75, कैसे फाइंड करते हैं? बता दो, बताइए। याद है? भूल गए? भूल गए? याद है? भूल गए? देखिए cos 120 अभी यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के बाद से पहले इसको समझाएंगे। हाँ 90 बहुत अच्छी। cos 120 क्या लिखते हैं? cos 90 प्लस 30, उसके बाद से क्या चेक करते हैं? ये जो 90 इधर मल्टीपल में कौन है? ऑड है। जब ऑड होता है तो इसको चेंज कर देते हैं, cos से sin में चेंज कर देते हैं, sin कर। अच्छा, उसके बाद से cos 120 किस उसमें क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट 90 होता है, सेकंड 180 तो सेकंड में है। क्या cos सेकंड में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होता है एंड बाकी सारे नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 तो माइनस है। तो cos 120 की वैल्यू कितनी हो गई? -1। यानी आपसे एक और बता दो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर होने चाहिए, उनके एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी क्लियर होने चाहिए, और बहुत वेरिएशन नहीं आएगा। अभी आपको 120 आया है ना, मैक्स मैक्स एक और वेरिएशन देखने मिलेगा 150 का, उसके बाद आप देखिएगा हम एंगल वेरिएशन मिलेगा ही नहीं, पूरा 11 कंप्लीट हो जाने के बाद। ठीक है, आपको क्या है cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2। इसको याद रखिए, कई बार सामने आएगा। अब यहाँ पुट करते हैं बेटा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 10 स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर 100, और ये -1/2 होगा तो उस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, 100 ये भी हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा? रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट में 100, दैट इज क्लियर है। तो इसमें जो ट्विस्ट था ना, इस एंगल का खेल था। और दूसरा, इसको देखकर आइडेंटिफाई करना, पैनिक नहीं करना कि क्या दे दिया, हम तो ये ऐसा पढ़े, हम ऐसा पढ़े। अल्टीमेटली ये चीजें सेम ही, आप इसी का तो मैटर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। कैसे सोच सकते हैं उसको देखिए, मान लीजिए वेक्टर ए है हमारे पास, ये वेक्टर ए है हमारे पास, और वेक्टर बी होगा। वेक्टर बी तो इससे कोई भी थीटा बना सकता है ना, हमारा तो आइडिया है, ऐसे करें कोई भी थीटा बना सकता है वेक्टर बी हमारे पास। लेकिन हमसे कह रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से, उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए से 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या करता है? रिजल्टेंट को पहले बना दे, ये रहा हमारे पास रिजल्टेंट। एक बात बताइए, जो वेक्टर भी दूसरा वेक्टर होगा, क्या वो इस रीजन में होगा क्या? तो लॉजिक नहीं सोचिए। अगर मान लीजिए मैं इस वेक्टर को यहाँ पर मैं लेकर आऊँ भी, तो जो रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम का वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट तो इधर आ जाएगा ना, लेकिन मैं जिसके 90 डिग्री में चाहिए, बात समझ गए? तो यानी क्लियर है कि इस वाले रीजन में तो हमारा वेक्टर भी नहीं होगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वेक्टर ए से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये बात क्लियर है ना? यानी वेक्टर भी यहाँ नहीं होगा, वेक्टर भी हमारा यहाँ नहीं होगा। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कैसे हम अप्लाई करते हैं? ये जो वेक्टर है पैरेलल शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, और इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, और रिजल्टेंट हमारा यहाँ बनता है। क्या ये समझना है? क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज समझना है क्या बात कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वेक्टर ए ऐसा होगा, वेक्टर बी इस तरह से होगा, तभी हमारा टोटल मतलब रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना, अगर आप ध्यान से देखें, आधा तो 90 हमें पता है, अगर ये बस थीटा हमें और मिल जाता तो इस 90 में हम थीटा को ऐड करते तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल मिल जाता। ये बात समझ आ रहा है? अगर हमें इससे 90 पता है, ये थीटा अगर हमें मिल जाता तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल मिल जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने किया था वही यहाँ पर मिलता है। एक्स और वाई एक्सेस के कंपोनेंट्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए वेक्टर बी है, इससे कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा बी। अब इसको जब ब्रेक कर देते हैं तो थीटा जिससे लगा होता है उसको क्या लेते हैं? कॉस देते हैं। पुराने लेक्चर्स में आप देखिएगा मिलेगा आपको, थीटा जिस लगा होता था उसको कॉस देते थे, जब ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और थीटा कॉस इससे परपेंडिकुलर क्या देते थे? साइन देते थे, ये हो जाएगा बी साइन। और हमने आपको यही बताया कि जब हमने बोला यहाँ पर कि थीटा जिससे लगा है उसको कॉस दिए, परपेंडिकुलर आना मतलब परपेंडिकुलर इधर भी जा सकते हैं, परपेंडिकुलर इधर भी जा सकते हैं, तो आप परपेंडिकुलर किधर जाएंगे? इधर वेक्टर रहेगा, ठीक है ना।
ये मन में डाउट नहीं रखेंगे, परपेंडिकुलर ही तो सर ने बोला है तो परपेंडिकुलर इधर भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जिधर वेक्टर होगा जिसका प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं आप उसी साइड ऑफ परपेंडिकुलर में जाओ, ठीक है। तो थीटा इस वजह b cos थीटा हो गया, b sin थीटा हो गया। ये तो प्रोजेक्शन हो गया किसका, b cos थीटा b sin थीटा, b का प्रोजेक्शन हो गया। तो जैसे ही आप प्रोजेक्शन लिखते हो तो ये इनइफेक्टिव हो जाता है कल के क्लास में देखेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको तोड़ करके दो हिस्सों में ले लिया, अब बचा क्या, इसको मैं तोड़कर दो लोगों को दे दूं, बचा गया, ओरिजिनल बचेगा नहीं बचेगा, उसी तरह वेक्टर के साथ भी है, आपने इसको ब्रेक कर दिया, b cos थीटा इधर दे दिया, b sin थीटा इधर दे दिया, अभी इसको आपने फिर नोटिस नहीं करेंगे, इसका काम है। नेक्स्ट जो ये रिजल्टेंट है हमारा, ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हमसे कहा गया क्वेश्चन में, देखिए हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, b/2, यानी ये b cos थीटा और b/2, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड b cos थीटा, जो प्रोजेक्शन आया, और b/2, इन दोनों का आप इक्वल करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या इक्वल करेंगे, ये जगह b cos थीटा इक्वल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इक्वल से क्या आएगा 1/2, तो थीटा किस वैल्यू को 1/2 मिलता है, नहीं 60, हाँ रिवर्स में जाता है ना, तो थीटा इक्वल से क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना हो जाएगा 90 ए और 60 ए, कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 60 टोटल हो जाएगा 150, क्या आंसर आ जाएगा ऑफ वेक्टर्स। इसको समझने से पहले एडिशन के कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं नोट करके, और आप भी लिख लेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को समझेंगे, ठीक है ना, टॉपिक विजुअल। चलिए उसको समझने से पहले इस पॉइंट को समझिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसको नोट में लिखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ, अगर वेक्टर a है और वेक्टर b है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट आता है r वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और वेक्टर है तो वेक्टर के पास अपना एक मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, लिखने का तरीका नोटेशन ये है, या इसको हम ऐसे भी लिखेंगे और इसको हम लिखते हैं अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos where theta is angle between vector A and vector B, यानी वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल ये थीटा है। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था कि if मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, मान लेते हैं तो एक वैल्यू है P, आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया इसका, अभी ये नहीं समझ रहा कैसे फाइंड करते हैं, तो न्यूमेरिकल ऐसे कुछ आंसर बताएंगे। वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, वेक्टर B का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, दोनों का एक ही वैल्यू आ रही है, P वैल्यू आ रही है। इन दैट सिनेरियो जो रिजल्टेंट हमारे पास आता था वो आता था 2P cos थीटा बाय 2। तो ये पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। पहला सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि हमें कहा है कि हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए, हम उसको नहीं लिख रहे हैं, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मन में ही आता है सबसे पहले दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखें ना तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं बेसिकली एडिशन ही है। किसका एडिशन है, तो वेक्टर ए का एडिशन है और वेक्टर माइनस बी का एडिशन, मतलब जो बी वेक्टर है ना उसका नेगेशन, उसका एडिशन है, ठीक है। तो यही सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बेसिकली है क्या, एडिशन ऑफ, यहां पे लिख देते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और बी को हम रिवर्स कर देते हैं, नेगेशन के साथ करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस मान लीजिए यहां पे जो हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी था, हम क्या ऐसे लेते थे वेक्टर ए और ट्रायंगल में हम लेते थे ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, दूसरा वेक्टर बी, तो हेड टू टेल कनेक्शन करते थे हम, रिजल्टेंट हमारा ये होता था, रिजल्टेंट हमारा ये होता। अगर एंगल की बात करते थे हम लोग क्या करते थे कि एडवांस करते थे दोनों वेक्टर्स को, अगर देखें तो बी को एडवांस करें तो ऊपर ही जाएगा, इसमें कोई ज्यादा रोल है नहीं, ए को आपने एडवांस किया था तो ये आपका थीटा था और यही थीटा हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, यही थीटा हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यही सेम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी,
अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसका एडिशन हो रहा है? वेक्टर ए और निगेशन ऑफ वेक्टर बी का एडिशन, बी का एडिशन नहीं। तो अगर रिसीव कर लेंगे ना वो पूरा कर जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर वेक्टर बी, अब हमें ये जानना जरूरी है कि अगर हमारे पास वेक्टर बी कुछ ऐसा है तो निगेशन ऑफ वेक्टर बी जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। पहला बात, अगर वेक्टर बी कुछ ऐसा है तो निगेशन ऑफ वेक्टर बी जस्ट रिवर्स हो जाता है। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम ए और बी का सब्ट्रैक्शन नहीं, हम उसको ऐसे रीड करेंगे कि हम ए वेक्टर ए और माइनस बी का एडिशन कर रहे हैं। अगर बी ऊपर की तरफ है तो माइनस बी की तरफ होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, आया ये हो जाएगा माइनस। इतनी बात क्लियर? अच्छा, जब आप एडवांस करते थे इसको तो ये एंगल कितना होता था तुम्हारा? थीटा होता था। ए और बी के बीच का एंगल क्या होता था? थीटा होता था। लेकिन हम जब यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं तो हम ए और माइनस बी का एडिशन कर रहे हैं, ए और माइनस बी का एडिशन कर रहे हैं, तो हमें जो थीटा लेना होगा, अब एंगल लेना होगा, वो ए और माइनस बी का एंगल लेना होगा। तो आप यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल एंगल पाई यानी 180, टोटल एंगल 180, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आप बेसिकली एडिशन करते हैं वेक्टर ए का माइनस बी से। आपको जो एंगल दिया होता है वो दिया होता है ए और बी के बीच का एंगल थीटा दिया होता है, देते हैं। आप जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बी को आप रिवर्स करेंगे पहला। दूसरा, अब जब ए और माइनस बी को आप ऐड कर रहे हैं तो आपको एंगल भी चाहिए होगा ए और माइनस बी का। तो ये तो ए और बी का एंगल था, और ये हो जाएगा ए और माइनस बी का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ए और बी दिया हुआ इंडिविजुअली, प्लस 2ab cos ए और माइनस बी का एंगल कितना है? 180 डिग्री माइनस, ठीक है ना। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ट्रिग्नोमेट्री वाला थोड़ा सा एंगल लेगा तो प्रॉपर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए cos 180 क्या लिख सकते हैं? क्या 2 into 90 लिख सकते हैं? माइनस थीटा लिख सकते हैं। 90 का मल्टीपल में इवन है तो ये चेंज नहीं हुआ, ये cos ही रहेगा, cos थीटा। नेक्स्ट 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव, माइनस cos, यानी cos 180 माइनस थीटा क्या आता है? माइनस cos थीटा। यहां पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा। रिजल्टेंट किसका? सब्ट्रैक्शन का। ये आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस cos थीटा होगा तो माइनस 2ab cos। अब यहाँ पर थीटा किसी किसी के बीच का एंगल है, ये वाला जो ओरिजिनल डेटा हमने दिया था वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच का एंगल थीटा। ये हमने सॉल्व करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा एज्यूम किया। पर आगे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे ना, स्ट्रेट लाइन मोशन, वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, बोलते हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो va माइनस vb करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं दो वेक्टर का, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होगा। इन दैट सिनेरियो फार्मूला विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर आप दोनों का एडिशन कर रहे हैं इन दैट सिनेरियो फार्मूला विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जो यहाँ पर एक टर्म आता है, यहाँ पर भी उसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक केस आ जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनवर्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनवर्स टू आ जाएगा, मान लीजिए p लेते हैं यहाँ पर p था y की जगह। तो होगा क्या, जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा ये a की जगह पर p रख देंगे, b की जगह पर p रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा ये p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2 p into b अगेन p स्क्वायर into cos थीटा। कोई दिक्कत है? इसको आप ध्यान दें तो इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर cos थीटा और r इक्वल टू आ जाएगा, आप 2p स्क्वायर बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस cos थीटा। अब अगेन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का रूल, यानी आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं। तो एक बार आज जाइएगा, मतलब एक दो दिन में जो भी आपको समय मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री का सारे फॉर्मूले, ठीक है, उसके एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं ये देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है एंगल कैसे फाइंड, फॉर्मूले आपको याद आ जाएंगे, एक बार देखेंगे एंगल कैसे फाइंड करना नहीं समझ आता है बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में पहले एंगल को ही डिस्कस कर देंगे, कैसा भी एंगल दिया होगा आप फाइंड करें, ठीक है। पर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें नहीं देता है, उसी एंगल के आसपास घूमते रहो।
कोई दिक्कत यहाँ से? अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि 1 माइनस cos थीटा को क्या पुट कर सकते हैं? 1 माइनस cos थीटा को ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ। आपको होमवर्क ये है कि जो इसके बाद से मैं लिखूंगा वो आपको देखना है कि आप मूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं मूव कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में पहले आते पूछेंगे सर यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप पर गए थे वो समझा। क्लियर है? तो होमवर्क आज का आपका क्लियर? क्या लिख पाएंगे? केवल साइन देखिए आर जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 2b² और 1 माइनस cos थीटा को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। जरा एक बार अपने एंड से कोशिश करिएगा कि क्या 1 माइनस cos थीटा को आप यहाँ पर लेकर आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं अच्छी बात, लेकिन करना जरूर है। ठीक है? कर पा रहे नहीं कर पाते तो नेक्स्ट क्लास में आधी क्लास में बोलेंगे सर ऐसा बता दीजिए कैसे लिखना है। और इससे पहले इसमें आया था 1 प्लस cos थीटा, इसको हमने लिखा था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर आया 1 माइनस cos थीटा तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है? एक बार करिएगा, होता है अच्छी बात, नहीं भूल लीजिए। अब इसको रूट हटाएंगे तो अल्टीमेटली आएगा r 2p sin थीटा बाई 2। तो ये सब रिजल्ट याद रखना जरूरी है। अगर सब्ट्रैक्शन है दोनों का मैग्नीट्यूड अलग-अलग है तो रिजल्ट ये होगा। अगर सब्ट्रैक्शन है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्ट ये होगा। एडिशन है दोनों का मैग्नीट्यूड अलग-अलग है तो रिजल्ट ये होगा। एडिशन है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्ट ये होगा। थीटा कैसे देखते हैं हमने बताया क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूशियल है थीटा को जानना। थोड़ा पीछे हटो, पीछे मत हटिए। देखिए तरीका बेसिक आपको ये पता है कि एडिशन का मैग्नीट्यूड है, आप फार्मूला लिख दे रहे हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab cos थीटा। यही होता है। ये सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है तो फार्मूला अभी हमने देखा था कि अंडर रूट में a² + b² - 2ab cos थीटा होता है और इक्वल टू क्या दिया है? 1 दिया है। यहाँ तक क्लियर? अगर ये रूट हटाने हो तो हम क्या करते थे? याद हो आपको तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते थे। मैथमेटिकली करेक्ट है। अगर आप इस साइड स्क्वायर करेंगे तो इनका रूट चला जाएगा बस, उधर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये हो जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा अपॉन a² + b² - 2ab cos थीटा = 1। अब जब यहाँ तक आप पहुँच गए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेजिए इसको राइट में, आपको दिखेगा 8 क्योंकि यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। फिर एक मिनट ये हो जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा = उधर मल्टीप्लाई होगा a² + b² - 2ab cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में जब इक्वल साइन होता था और अगर दोनों जैसे इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, अगर दोनों का सेम साइन है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाते थे। अगर आप इधर भेजेंगे तो माइनस के साथ आएगा, इधर प्लस a² है माइनस a² अब क्या चला जाएगा b² से कैंसिल। अब ये -2ab जब आप राइट में लेकर आएंगे तो क्या ये आएगा 2ab cos थीटा, ये वाला पोर्शन इस माइनस में इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा तो 2ab cos थीटा = जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या लिख देंगे 0। ठीक है ना? डिवीजन अगर हम कैंसिल करते हैं तो 1 लिख देते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन कर रहा है एडिशन कर रहा है कुछ नहीं बचा तो 0 लिखते हैं। अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 4ab cos थीटा = 0। 4ab को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा = 0। थीटा के किस वैल्यू को cos देता है 0 तो जाएगा 90। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है लेकिन ये है कि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो बार-बार इरिटेट करेंगे आगे मूव कर पाएंगे। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में? ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो आपको नहीं आता हो पहले? सब आता है, बस थोड़ा सा यूज्ड टू होना है धीरे-धीरे इसलिए। हो गया? एक और क्वेश्चन समझ आया? अच्छा एक क्वेश्चन है जो हम लोग मोशन ऑफ प्लेन में सर्कुलर पाथ पढ़ेंगे तो उसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, उसको फाइंड करने की। तो फिलहाल हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन आपको 9th में पढ़े होंगे, याद है इसका? मतलब केवल थ्योरी था, आपके सर ने बताया होगा यही सर्कुलर मोशन जब 11 में आता है तो जैसा नाम है वैसा काम है, पूरा घूम जाते हैं सर्कुलर मोशन। और 9th में केवल थ्योरी था, उसमें कहते थे कि एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, सर्कुलर पाथ से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो पूछा जाता था कि एक्सेलरेशन है या नहीं, तो होता था। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होता है। क्या वो क्वेश्चन दें? मतलब एग्जैक्ट वो नहीं है, मतलब चेंजिंग वेलोसिटी फाइंड रिजल्टेंट फाइंड करना है हमारा क्वेश्चन का हिस्सा है। किया जाए वो क्वेश्चन अभी के लिए ध्यान में रखिएगा, वो मोशन अप्लाई में बहुत यूजफुल होगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। A cyclist is moving. A cyclist is moving
on a circular path with constant speed. Question है, a cyclist is moving on a circular path with constant speed. What is the change in its velocity? What is the change in its velocity? After it has described an angle of theta. After it has described an angle theta. पहले क्वेश्चन को समझ करके अगर इसका रफ डायग्राम बना सकते हैं तो रेडी कर लीजिए। क्वेश्चन को पहले समझने का टास्क आपका है, बाद में देखा जाएगा सॉल्व करने में क्या आएगा। What is the change in its velocity? हमसे पूछा after it has described an angle of theta. जस्ट आपने टॉपिक पढ़ा है तो ध्यान सोचिए क्या आप कैच कर पा रहे हैं, जो पढ़े हैं उसी में से नहीं लगा देना। तो समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। तो बेसिक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं और कुछ समय मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल के पाथ पर तो सेंटर को थीटा एंगल बना रहे हैं, यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए तो मान लीजिए सर्कुलर पाथ हमारे पास, ठीक है ना, और ये हमारे पास है रेडियस r। इनिशियली मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर था विद सम वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो बेसिकली, लेकिन जब हमने नोटिस किया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो ये हो गया हमारे पास उसकी वेलोसिटी v। अच्छा जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है वो भी हमारा सर्कुलर पाथ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। जो कांस्टेंट स्पीड है मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इसको v मानूं तो इनिशियल को क्या मान लूंगा, उसका मैग्नीट्यूड v ही होगा। और डायरेक्शन कैसे बताते हैं उस सर्कुलर पाथ में, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जिस साइड में मूव कर मान ऐसे मूव एंटी पावर मूव कर रहा है हम उसी साइड पे टेंजेंट बनाते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस पॉइंट पर v है, डायरेक्शन क्या होगा, तो आप इस पॉइंट से क्या बनाएंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और कहते हैं कि कुछ समय बाद हम थीटा एंगल बनाते हैं सेंटर यहाँ पर पहुंचे। ये बताइए कौन मैग्नीट्यूड w सेम होगा, बस डायरेक्शन बदलेगा। डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट बनाना होगा तो टेंजेंट आप ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत है। तो मैग्नीट्यूड से मैंने जो फाइनल यहाँ पर होगा ये भी v ही होगा, ये भी v ही होगा। अगर मैग्नीट्यूड वाइज सोचा जाए कि मैग्नीट्यूड वाइज कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आया। यहाँ ये था यहाँ ये था तो मैग्नीट्यूड वाइज कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज आप देखेंगे तो वेलोसिटी के अगर ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्शन लाइन से पढ़े हैं वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगा। यानी अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले डायरेक्शन ऐसा था इस पॉइंट पर इनिशियली, तो थीटा एंगल बनाने का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में भी चेंज होगा। अब सवाल ये है कि वही जानना है कि कितना चेंज होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दो वेक्टर्स आपके पास है, जो चेंज इन वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे, जो चेंज इन वेलोसिटी है, या इसको आप डेल वी वेक्टर भी ऐसे लिख सकते हैं। क्या इसको वी फाइनल चेंज क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही है क्या। क्या कुछ कुछ एडिशन जैसा दिख रहा है क्या, सॉरी सब्ट्रैक्शन जैसा दिख रहा है क्या। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि जैसा हमने वहां लिखा था, तो वी फाइनल प्लस माइनस ऑफ वी इनिशियल,
वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं इसको को इनिशियल कर दूं, पॉलीगॉन में जैसे करते थे, मैं इसको को इनिशियल कर दूं तो v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल अगर करते हैं, और अगर आप ध्यान देखिए हमें वहां पे पॉइंट लिखा था इफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सेम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b के, तो इनिशियल वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड v है, फाइनल जो है उसका मैग्नीट्यूड v है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो सबट्रैक्शन में क्या रिजल्ट आता है, तो चेंज वेलोसिटी क्या है, सबट्रैक्शन में क्या रिजल्ट आता है, क्या है, और 2 p sin थीटा बाय 2 लिखते तो यहां मान लीजिए v दिया है, क्या लिख देंगे 2v sin थीटा बाय 2v sin थीटा बाय 2। अब वो प्रोसीजर नहीं लिख रहे हैं जो उसमें वेक्टर वाले में लिखे थे, अगर आप लिखो फॉलो करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। अभी जस्ट उन्होंने किया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बोल देते हैं कि थीटा की जगह आपको दे देंगे 60 डिग्री, मान लीजिए ऐसे कर दिए ए पर यहां पर थे v वेलोसिटी, और यहां पर पहुंचे v वेलोसिटी, बोले कि 60 डिग्री एंगल बन रहा है, बोले कि वेलोसिटी में चेंज कितना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो कोई चेंज नहीं, लेकिन चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बदल रहा है तो चेंज मिलेगा, और वो चेंज कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा 2v sin थीटा बाय 2, 60 बाय 2 कितना हो जाएगा 30, और तो sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, अब मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा आ जाएगा v, तो चेंज कितने का है v का ही चेंज है, एंगल कुछ और लेंगे रिजल्ट हमारा चेंज हो जाएगा, तो मेन रिजल्ट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन तब था क्या, लास्ट से ही रिलेटेड है, जानते हैं 11th में या 11th में दोनों के एक साथ ऐड करें, आपको ये रखना पड़ेगा कि पास्ट में जो पढ़े हैं वो आपको यहाँ रखना पड़ेगा प्रॉपर। 9th 10th जैसा नहीं है कि चार चैप्टर हैं 2 घंटे पहले भी पढ़े तो फुल आ गया, ऐसा नहीं, आपको ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी शुरुआत है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे हम लोग 4-5 दिन से आगे जाएंगे यूज्ड टू, ठीक है, नोट करिए।